सीनियर साफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक हम आगे बढ़ने से कबल मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की फ़िलासफ़ी की तशरीह करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ सिविलियन सुपरमेसी के दाई हैं। ये समझते हैं हम अगर आवाम के वोट लेकर ऐवान में पहुँचते हैं तो फिर हमें इक़्तिदार के साथ साथ इख्तियार भी मिलना चाहिए। ये फ़ौज के बारे में बेलचक राय रखते हैं। ये समझते हैं फ़ौज को अवामी नुमाइंदों का एहतराम करना चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तरह फ़ौज के सरबराहों को वज़ीर आज़म के सामने जवाबदेह भी देखना चाहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के इस बेलचक रवैये को 1993 के ज़बरदस्ती इस्तीफ़े 12 अक्टूबर 1999 को जनरल महमूद की सख्ती ने मज़ीद सख्त बना दिया। मियाँ साहब 2000 में जिलावतन हो गए, लेकिन ये जाते जाते माजी की तलखियाँ भी साथ ले गए। ये 25 नवंबर 2007 को 7 साल बाद पाकिस्तान वापस आए। अवाम को तवक्का थी ये माजी की तलखियाँ हिथ्रो एयरपोर्ट पर छोड़ कर आएंगे, लेकिन ये तलखियाँ ना सिर्फ इनके साथ वापस आई बल्कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 साला दौरे इक़्तिदार में इनको खाद देते रहे। यहाँ तक कि ये जब वज़ीर आज़म बने तो ये तलखियाँ बाकायदा जंगल बन चुकी थी। मियाँ नवाज शरीफ इस जंगल में भटक रहे थे। हमें आज ये हकीकत मानना होगी। जनरल रईस शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा ये दोनों जमहूरियत पसंद भी थे और मियाँ नवाज शरीफ का एहतराम भी करते थे। ये दोनों सिस्टम और जमहूरियत के सपोर्टर भी थे, लेकिन मियाँ साहब के दाएं बाएं मौजूद लोगों ने फ़ौज और हुकूमत के दरमियान गलत फहमियों के ऐसे ऐसे कांटे बोए कि ये दोनों अपने रफ़्क़ाए-कार की बात मानने पर मजबूर हो गए, जिसके बाद हुकूमत और फ़ौज दोनों मुख्तलिफ सिमतों में भागने लगे। ये खलीज मियाँ नवाज शरीफ के साथी वसी करते चले गए। ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता कि फ़ौज का हर मुखालफ मियाँ नवाज शरीफ के करीब पहुँच जाता था और वो तवील अरसा तक इनके कानों के दाएं बाएं नज़र आता था। ये लोग मियाँ साहब को वहाँ ले गए जहाँ शहादत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इस सारे अमल में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने अहम किरदार अदा किया था। ये एंटी आर्मी समझे जाते थे। ये फ़ौज की हर एमरजेंसी फायर रोक कर बैठ जाते थे। आर्मी चीफ उस वक़्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और मियाँ शहबाज शरीफ को दरमियान में डालने पर मजबूर हो जाते थे और ये दोनों फाइलें निकलवाने के लिए ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म हाउस जाते थे। फवाद हसन फवाद में सैकड़ों खूबियाँ हैं। ये समझदार थे, काबिल भरोसा थे। ये माहिर ब्यूरोक्रेट भी थे, लेकिन इनमें एक खराबी है। ये बिला वजह और गैर ज़रूरी हद तक एंटी आर्मी है। ये मियाँ नवाज शरीफ के बहुत करीब रहे, चुनाचा मुल्क के दोनों सतूनों के दरमियान ताल्लुकात कैसे ठीक रह सकते थे। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी ने 16 जून 2015 को एक खौफनाक तकरीर की। उन्होंने इस तकरीर में ईंट से ईंट बजाने का ऐलान किया। इस तकरीर ने बादज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी ईंट से ईंट बजा दी। ये तकरीर पार्टी के सीनियर लीडरों के लिए सरप्राइज़ थी। यूसुफ रज़ा गलानी, फ़ारूक एचनाइक और एतज़ाज़ुल एहसन ने तकरीर के बाद आसिफ अली जरदारी के गुज़श्ता दोनों के मेहमानों की फ़हरिस्त मंगवा कर देखी। उस वक़्त पता चला फवाद हसन फवाद 2 घंटे आसिफ अली जरदारी के पास बैठ कर गए थे। मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान उस वक़्त 17 जून को मीटिंग तय थी। ये गालबन इस मीटिंग के एजेंडे के लिए जरदारी साहब से मिले थे। ये इस छोटी सी मुलाकात का शाखसाना था कि आसिफ अली जरदारी ने बाहर निकल कर ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया। आप इस वाक़े से इस मियाँ नवाज शरीफ की सूरत हाल का अंदाज़ा कर सकते हैं, जिनके साथ फवाद हसन फवाद 4 साल रहे। ये इन 4 बरसों में इनकी आंखें और कान बने रहे। ये इस नोयत के वाहिद शख्स नहीं थे। मियाँ नवाज शरीफ के दाएं बाएं ज़्यादातर लोग इस मकतबा फ़िक्र के आमल थे। ये लोग मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले गए। बाकी कसर पार्टी के नौजवान और नातजर्बाकार तर्जवानों ने पूरी कर दी। मैं आज भी समझता हूँ हमारे पास मियाँ नवाज शरीफ का मुतबादल मौजूद नहीं। ये तजर्बेकार भी हैं। ये पिछली हुकूमतों के मुकाबले में कहीं बेहतर परफॉर्म भी करते हैं। ये मुल्क को 2018 तक लोड शेडिंग, दहशतगर्दी और दीगर नौस्तों से पाक कर रहे थे, लेकिन अफसोस ये अपने तल्ख माजी से जान नहीं छुड़ा सके और यूं ये ऐसे गड्ढे में गिरते हैं जिससे इन्हें कोई और नहीं निकाल सकता। अब आते हैं शहबाज शरीफ की तरफ। ये फ़ौज इनके साथ कंफर्टेबल है।
یہ دراصل ان 3 مسٹر کلین میں شمار ہوتے تھے جو 1990 کی دہائی میں سامنے آئے۔ یہ مسٹر کلین سردار فاروق احمد لغاری، عمران خان اور میاں شہباز شریف تھے۔ بدقسمتی سے فاروق لغاری محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف استعمال ہو گئے۔ عمران خان ان برسوں میں بری طرح گھس چکے ہیں۔ پیچھے میاں شہباز شریف بچے، یہ اب میدان میں اتر رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف میاں نواز شریف کے مقابلے میں مختلف انسان ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں فوج ملک کا طاقتور ترین ادارہ ہے۔ کوئی لیڈر اس طاقتور ترین ادارے سے لڑ کر سیاستدان نہیں رہ سکتا۔ سیاستدانوں کا واحد ڈیفینس پرفارمنس ہوتی ہے۔ آپ پرفارم کریں، ڈیلیور کریں، عوام ہو یا فوج ہو یا پھر عدلیہ ہو، یہ تمام آپ کے وجود کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ عموماً مغربی جرمنی کی مثال دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اتحادیوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مغربی جرمنی نے ترقی کی، یہ پرفارم کیا اور ڈیلیور کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ مشرقی جرمنی چل کر مغربی جرمنی کے پاس آ گیا۔ ہم سیاستدان بھی اگر دائیں بائیں الجھنے کی بجائے صرف ڈیلیور کریں، پرفارم کریں تو فوج بہت جلد ہمیں تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ انت تک قائم کے قائل بھی ہیں۔ یہ پنجاب سپیڈ یا شہباز شریف سپیڈ کا ٹائٹل ملنے پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ طیب اردگان کو اپنا رول ماڈل بھی سمجھتے ہیں۔ ہم اب آتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف۔ سپریم کورٹ بہرحال سپریم ہے اور اس کا ہر فیصلہ سپریم ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص فیصلے سے سرتابی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عوام جس فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں یہ اس سے اختلاف بھی نہیں کر سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو عدالتی حکم پر پھانسی چڑھ گئے، لیکن عوام کو آج بھی اس فیصلے سے اختلاف ہے۔ چنانچہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن اگر میاں نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے پر اعتراض کرتے تھے تو یہ ان کا حق تھا۔ میاں نواز شریف اگر کرپٹ تھے تو پھر انہیں کرپشن پر نائل ہونا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ جیسی عظیم عدالت کو اقامہ کو اثاثہ ڈکلیئر کر کے انہیں نائل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کمزور گراؤنڈ ہے اور یہ کمزور گراؤنڈ ہماری تاریخ میں دوسرا بھٹو کیس ثابت ہوا۔ یہ فیصلہ قابل وصول اثاثوں کی نئی بحث بھی چھیڑ دے گا اور یہ مستقبل میں اس نوعیت کے ہزاروں مقدموں کی ماں بھی بن جائے گا۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔